हेलो एवरीवन। आज हम रेस्पिरेशन टॉपिक को कवर करेंगे। चलिए तो अब हम देखते हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। बट हमें इस बात का क्या प्रूफ कि हम ऑक्सीजन ही लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं। तो देखो उसी वजह से यहाँ पर दो एक्टिविटीज़ दी हुई है, एक्टिविटी 6.4 और एक्टिविटी 6.5। तो देखो फर्स्ट एक्टिविटी में क्या है, दो टेस्ट ट्यूब लिए हैं और दोनों टेस्ट ट्यूब में क्या है, लाइम वाटर भरा हुआ है ना। तो ये फर्स्ट केस में क्या है कि ये जो लाइम वाटर है यहाँ पर, इसमें किसी पिचकारी या किसी इंजेक्शन की हेल्प से एयर को इंजेक्ट किया गया है ना। सेकेंड केस में क्या है, जो हमारे नोज से जो एयर निकली उसको यहाँ पर क्या करा, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर इंजेक्ट किया गया। तो अब इन दोनों एक्सपेरिमेंट को करने के बाद क्या रिजल्ट मिलता है हमें कि जो हमारी नोज से जो एयर निकली ना इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, उस टाइम पर ये जो लाइम वाटर है बहुत ही जल्दी मिल्की हो गया है ना, बहुत ज़्यादा अमाउंट में और बहुत जल्दी मिल्की हो गया। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर फर्स्ट केस में जहाँ पर पिचकारी से एयर डाली गई, वहाँ पर क्या है, लाइम वाटर बहुत देर बाद मिल्की हुआ और बहुत थोड़ा मिल्की हुआ है ना। तो आप लोगों को एक बात क्लियर होनी चाहिए कि लाइम वाटर की जब भी CO2 के साथ रिएक्शन होती है तो वो क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है। तो हमारी नोज से जो एयर निकली उस टाइम पे भी लाइम वाटर क्या हो गया, मिल्की हो गया। मतलब ये बात तो यहाँ पर कंफर्म होती है कि नोज से जो एयर निकलती है, मतलब रेस्पिरेशन के टाइम पे हम जो एयर निकालते हैं वो क्या होती है, CO2 होती है। ठीक है, अब देखते हैं कि एक्टिविटी 6.5 में क्या दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे क्या है, थोड़ा बहुत फ्रूट जूस लिया है या फिर शुगर सॉल्यूशन लिया है ना, और उसमें क्या डाल दिया है, यीस्ट डाल दिया जो कि एक फंगाई है ना। अब इन दोनों के मिक्सचर को एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला गया और उस टेस्ट ट्यूब में क्या करा, एक कोर्क को इंसर्ट कर दिया गया जिसमें एक होल हो है ना। अब उस होल में क्या करा, एक ग्लास पाइप डाल दिया गया, बेंड ग्लास पाइप है ना। अब इस बेंड ग्लास पाइप को क्या कर रहा है, एक टेस्ट ट्यूब में डाला है जिसमें लाइम वाटर है। तो अब इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद भी रिजल्ट यही मिलता है कि लाइम वाटर क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है। तो मतलब कि जब यीस्ट का रेस्पिरेशन होता है उस टाइम पर भी क्या होता है, CO2 ही बाहर निकलती है, राइट। तो ये जो यीस्ट का रेस्पिरेशन होता है ना, उस टाइम पे ये ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करती है। तो इस केस में क्या होता है, यीस्ट के रेस्पिरेशन में क्या होता है, एक प्रोसेस होती है जिसका नाम क्या है, फर्मेंटेशन, जिसको मैं आगे क्लियर करूँगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम ऑक्सीजन क्यों लेते हैं। तो देखिए जब हम खाना खाते हैं ना, तो उस फूड के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज होता है जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। बट इस ग्लूकोज से एनर्जी हमें ऐसे ही नहीं मिलती है, इस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना पड़ता है। और इस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कैसे होता है, ऑक्सीजन से होता है। ऑक्सीजन जब इस ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करती है तो इसका क्या कर देती है, ब्रेक डाउन कर देती है, जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। बट कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन के यूज़ करे बगैर भी ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कर लेते हैं, लाइक यीस्ट है ना। इसी वजह से रेस्पिरेशन भी दो टाइप के होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्लूकोज के ब्रेक डाउन के लिए ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एट्सेट्रा। और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्लूकोज के ब्रेक डाउन के लिए ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करते हैं, फॉर एग्जांपल यीस्ट। ओके, चलिए तो इस डायग्राम की हेल्प से इसको थोड़ा और अच्छे से क्लियर करते हैं। तो क्या होता है, सबसे पहले एक ग्लूकोज होता है जो कि एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब इस ग्लूकोज का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है और वो क्या बन जाता है, पायरूवेट बन जाता है जो कि एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है और साथ में थोड़ी बहुत एनर्जी निकलती है। अब ये पूरी की पूरी प्रोसेस कहाँ चल रही होती है, साइटोप्लाज्म में चल रही होती है पूरी की पूरी प्रोसेस। साइटोप्लाज्म कहाँ होता है, तो देखो सेल होता है ना, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके आउटसाइड का जो पोर्शन होता है वो क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है। तो देखो ग्लूकोज से पायरूवेट बनने तक की प्रोसेस तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेम होती है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्लूकोज का पायरूवेट तो बनता ही बनता है। लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है, 3 केसेस बन जाते हैं। पहला केस क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, दूसरा लैक ऑफ ऑक्सीजन और तीसरा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो पायरूवेट का ब्रेकडाउन होता है उस टाइम पर हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी।
ठीक है। अब ये जो रेस्पिरेशन होता है वो क्या कहलाता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, बिकॉज यहाँ पर ऑक्सीजन का यूज़ नहीं किया जा रहा है, ये रेस्पिरेशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, और इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं, ठीक है। और जो रेस्पिरेशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है उसमें क्या रिजल्ट मिलता है हमको, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, ठीक है। अब देखिए ये जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो कहाँ होता है, यीस्ट में होता है, और जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है वो कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ठीक है। तो देखिए दोनों रेस्पिरेशन में जो एनर्जी निकलती है उसमें क्या होता है, जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो एनर्जी निकलती है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो रेस्पिरेशन होता है उस टाइम से एनर्जी काफ़ी ज़्यादा निकलती है, ठीक है, क्योंकि कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इतनी एनर्जी रिलीज़ नहीं हो पाती जितनी एनर्जी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है, ठीक है। तो एनर्जी कंपैरिजन करें तो हम प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है। अब देखते हैं कि लेक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है। तो देखो लेक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है कि लैक्टिक एसिड और एनर्जी निकलता है। तो देखो क्या होता है, कभी कभी अगर हम ज़्यादा हार्ड वर्क कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, फिजिकल वर्क वगैरह कर लेते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है हमारी मसल्स में क्रैम्प्स हो जाते हैं और लैक्टिक एसिड बन जाती है, जिसकी वजह से हमारे हाथ पैर बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं। तो उस टाइम पर क्या होती है, जो हमारी मसल्स होती हैं, हमारी सेल्स होती हैं, वो उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, और पर उनका रेस्पिरेशन इंटरनल होता रहता है, तो इस वजह से क्या होता है लैक्टिक एसिड बनता है और साथ में एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। अब देखिए रेस्पिरेशन के बाद जो हमें एनर्जी मिली उस एनर्जी का क्या यूज़ होता है, तो उस एनर्जी से क्या होता है एटीपी का मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होता है, ठीक है, एटीपी का मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होता है। तो अब ये एटीपी क्या है, तो एटीपी इज़ द एनर्जी करेंसी फॉर द मोस्ट सेलुलर प्रोसेस। सेल के अंदर जितनी भी प्रोसेस होती है उसके लिए क्या है, ये एनर्जी करेंसी है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडेनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। अब ट्राई का मतलब 3, तो मतलब 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल से बनता है एटीपी, ठीक है। अब देखो एटीपी बनने की प्रोसेस क्या है, एडीपी प्लस पी, है ना, और साथ में जो रेस्पिरेशन से एनर्जी निकली वो, तो क्या बनता है हमारा एटीपी। देखो एडीपी मतलब एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, मतलब फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल, उसमें एक और अगर फॉस्फेट मिल जाता है तो क्या बनता है हमारे पास में एटीपी बनता है ना। और एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी है, ठीक है। अब ये एनर्जी करेंसी उसी तरह से है जैसे कि एक बैटरी के अंदर या कोई इन्वर्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो जाती है। अब उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हम किसी भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कोई फ़ैन चला सकते हैं, मतलब मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, कोई बल्ब जला सकते हैं, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो एनर्जी तो वही है जो बैटरी के अंदर स्टोर है, लेकिन उस एनर्जी का अपन अलग अलग वर्क में यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से जो एटीपी की जो एनर्जी है उस एनर्जी को सेल्स डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के लिए यूज़ करती हैं, लाइक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, प्रोटीन सिंथेसिस, कंडक्शन ऑफ नर्वस इम्पल्स, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो सेल के अंदर होती है। उन सारी एक्टिविटीज़ के लिए एटीपी की एनर्जी को यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब देखिए सेल के अंदर जो एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है उसके लिए भी एनर्जी कहाँ से आती है, एटीपी से ही आती है। तो देखो 2 तरह की प्रोसेस होती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस और एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होती है, जिसमें कोई सी भी अगर रिएक्शन होती है या प्रोसेस होती है तो उसमें क्या होता है हीट रिलीज़ होती है। और एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होती है, जहाँ पर किसी भी प्रोसेस या किसी रिएक्शन को करने के लिए हीट या एनर्जी देनी पड़ती है। हीट या एनर्जी एक ही बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पर एंडोथर्मिक प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर एटीपी की हेल्प से एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है, ठीक है। अब और क्या है कि एटीपी का जो एक टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज है, मतलब जो एक तरह से यहाँ पे दिख रहा है ना एडीपी और ये जो लिंक बना हुआ है फॉस्फेट का, तो इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज। ये जब बाद में ब्रेक होता है ना, पहले तो एटीपी बन जाता है, लेकिन जब ये बाद में ब्रेक होता है तो उस टाइम जो एनर्जी रिलीज होती है वो कितनी होती है, 30.5 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी उस टाइम पे रिलीज होती है। अब देखते हैं कि प्लांट्स रेस्पिरेशन कैसे करते हैं। तो देखो भाई प्लांट्स गैस का एक्सचेंज काहे के थ्रू करते हैं,
स्टोमेटा के थ्रू प्लांट्स में गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस होती है, जिस प्रोसेस से प्लांट्स गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? डिफ्यूज़न कहा जाता है। अब इस डिफ्यूज़न की जो डायरेक्शन है वो काय के ऊपर डिपेंड करती है? तो एनवायरमेंटल कंडीशन और प्लांट्स की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। अब देखो भाई, नाइट के टाइम पे क्या है, कोई फोटोसिंथेसिस तो होता नहीं है क्योंकि सनलाइट नहीं मिलती है ना, तो उस टाइम पे क्या होता है कि ऑक्सीजन वो रिलीज़ नहीं करते हैं, तो फिर क्या होता है, नाइट के टाइम पर CO2 एलिमिनेट वो करने लग जाते हैं। CO2 एलिमिनेशन इज़ द मेजर एक्सचेंज ड्यूरिंग द नाइट। ठीक है, और डे टाइम में क्या करते हैं, वो CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन नाइट में क्या होता है, मेनली CO2 रिलीज करने लग जाते हैं प्लांट्स। ठीक है, अब देखते हैं कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। तो देखो, जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है वो तो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन को ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग हैं और एनिमल्स हैं। ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो तो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन अवेलेबल है उसको ले लेते हैं, लेकिन जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं जो कि पानी के अंदर रहते हैं, वो कहाँ से ऑक्सीजन लेंगे? तो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन डिजोल्व होती है उसको वो लोग कंज्यूम करते हैं। बट क्या होता है कि वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन डिजोल्व होती है वो बहुत ही कम होती है। इस वजह से इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को बहुत ज़्यादा फास्ट ब्रीदिंग करनी पड़ती है। ठीक है, देखिए, वाटर के अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो क्या होती है? लो होती है। ठीक है, तो इनको क्या करना पड़ता है? ब्रीदिंग रेट इनका बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम फिश की बात करें तो फिश क्या करती है, अपने माउथ के अंदर वाटर लेती है और उसको फोर्सफुली अपने गिल्स से बाहर निकालती रहती है। अब इससे क्या होता है कि जो वाटर के अंदर की जो ऑक्सीजन है वो गिल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक फिश जो है वो अपने गिल्स के जरिए ऑक्सीजन लेती है वाटर के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले क्या होता है, एयर हमारे नोस्ट्रिल से हमारे अंदर एंटर करती है। अब नोस्ट्रिल में क्या होता है, फाइन हेयर्स होते हैं और म्यूकस होता है, जिससे कि एयर फिल्टर हो जाती है। ठीक है, अब नेसल पैसेज से एयर होते हुए हमारे कहाँ पहुँच जाती है? थ्रोट के अंदर पहुँच जाती है, और थ्रोट से कहाँ पहुँचती है? हमारे लंग्स में एंटर करती है। अब देखिए, थ्रोट्स में क्या होते हैं? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं जो कि एयर के पैसेज को कोलास्प होने से बचाते हैं। अब कोलास्प होने से मतलब क्या है? जैसे देखो, अगर कोई लूज़ पाइप है, अगर उसमें से एयर निकलती है तो वो पिचक जाता है ना, तो उसी तरह से अब अगर ये हमारा ये एयर का पैसेज जो गले से जा रहा है, थ्रोट से जा रहा है, अगर कोलास्प हो गया तो फिर एयर का पैसेज रुक जाएगा, तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज उसको पैसेज को कोलास्प होने से बचा लेते हैं। ठीक है, अब हमारे थ्रोट से अब एयर कहाँ इंटर करती है? हमारे लंग्स के अंदर इंटर करती है, और लंग्स में फिर वो क्या होती है, एयर स्मॉल स्मॉल ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है, और फाइनली एयर कहाँ पहुँचती है? बैलून लाइक स्ट्रक्चर एल्वियोलाई में पहुँच जाती है एयर। ठीक है, अब ये जो एल्वियोलाई है, इसके जो वॉल्स होती हैं उसमें क्या होता है? एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स होता है, और यही एक ऐसा इंटरफेस है हमारी बॉडी के अंदर जहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। अब ब्लड क्या करता है? पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करके लाता है और एल्वियोलाई के बोल्स पे, एल्वियोलाई के सरफेस पर छोड़ देता है, और जो एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड के अंदर डिजोल्व हो जाती है। तो आप लोगों को ये बात क्लियर होनी चाहिए कि हम बॉडी के अंदर क्या ले रहे हैं? एयर ले रहे हैं, एयर, है ना। तो अब एयर में क्या होता है? ऑक्सीजन भी होती है और अदर गैसेस भी होती हैं, तो एज ए मिक्सचर लेते हैं हम एयर का, पूरी एयर हमारे लंग्स के अंदर तक आती है, लेकिन हम बॉडी में क्या एब्जॉर्ब करते हैं? केवल ऑक्सीजन, है ना। और ऑक्सीजन कैसे एब्जॉर्ब करते हैं? एक्चुअल में क्या होता है, हमारे ब्लड के अंदर एक हीमोग्लोबिन नाम का एलिमेंट होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन के लिए स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है, मतलब ऑक्सीजन को क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है, उसको ऑक्सीजन लवर भी बोलते हैं, हीमोग्लोबिन, है ना। तो हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर जो होता है वो ऑक्सीजन को क्या कर लेता है? खींच लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और ब्लड के अंदर की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वियोलाई में एंटर कर जाती है और फिर हमारी बॉडी के बाहर
निकल जाती है। ठीक है, अगर ये ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन ना हो तो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन डिज़ोल्व हो ही नहीं सकती, और डिज़ोल्व होगी भी तो उसको काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा। ठीक है, अगर डिफ्यूज़न प्रोसेस से अगर ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाती है, मूव करती है, तो कितने साल लग जाएंगे? 3 साल लग जाएंगे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को मूव करने में। लेकिन क्या है, हमारे अंदर हीमोग्लोबिन है तो ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर तुरंत डिज़ोल्व हो जाती है। ओके, चलिए तो हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्या एडवांटेज है ऑक्सीजन लेने में या रेस्पिरेशन में ओवर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। तो देखो क्या है कि वाटर के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन बहुत ही कम डिजोल्व होती है, तो इस वजह से उनको ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा फास्ट करनी पड़ती है, तो उनका ब्रीदिंग रेट बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। बट हमें क्या है, नॉर्मल ब्रीदिंग रेट में ऑक्सीजन मिल जाती है, क्योंकि हम कौन सी ऑक्सीजन लेते हैं? एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। तो ग्लूकोज किस तरह से ऑक्सीडाइज होता है? तो देखो, ग्लूकोज की जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी तो क्या होगा, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होगा। और हमने क्या पढ़ा था कि ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है, पायरुवेट बन जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है उसका। और पायरुवेट बनने के बाद क्या होता है फिर उसका, वो 3 केसेस बनते हैं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इस तरह से क्या होता है, पूरा ग्लूकोज का ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, ये वाली सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी हुई है। अब आगे क्या है, हाउ इज़ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बीइंग्स। तो ह्यूमन बीइंग्स में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होती है? जस्ट अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि एल्विलाई में क्या होता है, ब्लड वेसल्स का एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है एल्विलाई की वॉल्स में। तो ब्लड क्या करता है, पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड एल्विलाई में डाल देता है, और एल्विलाई में जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड का हीमोग्लोबिन अट्रैक्ट कर लेता है। तो इस तरह से क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज हो जाती है। ठीक है, अब क्या लिखा है, हाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ आर द लंग्स डिज़ाइन इन ह्यूमन बीइंग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ द एक्सचेंज ऑफ द गैस। तो देखो, जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर, लंग्स के अंदर एयर इंटर करती है तो हमारी रिब्स क्या होती है, ऊपर उठ जाती हैं, और ऊपर उठ जाती है तो इस वजह से क्या होता है कि चेस्ट कैविटी बढ़ जाती है, तो एयर आसानी से हमारी बॉडी के अंदर सक हो जाती है। फिर क्या होता है, लंग्स से एयर जो होती है वो छोटे छोटे ट्यूब्स में बढ़ती है और फाइनली एल्वियोलाई में चली जाती है। तो एल्वियोलाई में क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हमने रेस्पिरेशन वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसपोर्टेशन से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।